हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन का पार्ट 4। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो देखिए, इससे पहले हम लोग जो है 3 हेडिंग पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को 4 हेडिंग में डिवाइड करते हैं। पहली जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी और फोर्थ हेडिंग रहती है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर अभी केवल पर्टिकुलरली हेलो एल्केन को डिस्कस करेंगे। हेलोअरीन जो है वो हम लोग इस चैप्टर में एक सेपरेट पार्ट लेकर उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे पास फोर्थ हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज, और इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ये समझ लीजिए कि हम लोग और कोर एकदम मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फोर्थ हेडिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हम लोग हेलो एल्केन के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि हाउ डू दीज हेलो एल्केन रिएक्ट विद अदर टाइप ऑफ रिएजेंट। ये हेलो एल्केन अदर रिएजेंट के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं। तो देखिए, जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हेलो एल्केन जनरली कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। तो देखिए, 4.A है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम धीरे धीरे करके सारी डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब हेलो एल्केन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। कैसे शो करते हैं उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। 4.B एलिमिनेशन रिएक्शन, हेलो एल्केन कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। कौन सी कंडीशन होंगी, कौन सी रिएजेंट होंगे, वो सब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और 4.C केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये सब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम लोग हेलोअरीन को अलग से डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ केवल हेलो एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलोअरीन को मैं इस चैप्टर के एकदम सेपरेट पार्ट में डिस्कस करूँगा। तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और C4.C या थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है मेरे पास दैट इज सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अब मैं एक एक करके यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लगा लेता हूँ दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हेलो एल्केन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को हालांकि पहले भी बताया है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड मोस्ट ऑफ द कंडीशन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स किस प्रकार की रिएक्शन शो करता है। जैसे अगर मैं एल्केन की बात करूं तो एल्केन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो गई। ऐसे ही अगर हम लोग एल्कीन की बात करें तो एल्कीन मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो गई। ऐसे ही हेलो एल्केन मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं NSR। दिस NSR इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। कुछ स्पेशल केसेस में वो एलिमिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड टाइप की रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। देखिए, अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं जनरल वे में। जैसे मान लीजिए मेरे पास है हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन है, हेलोजन डेरिवेटिव है, ठीक, हेलो एल्केन। मैं इसकी रिएक्शन करता हूं किसी रिएजेंट के साथ में। हम लोग जानते हैं रिएजेंट क्या है, जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, ठीक, और यहां पर ये प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनाता है। पहले समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिखा रहता है उस पूरे को बोलते हैं रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिखा रहता है वो क्या है, रिएक्टेंट। अब इस रिएक्टेंट के 2 पार्ट होते हैं। जो कार्बन एटम प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट,
और सबस्ट्रेट के ऊपर जो अटैक करता है उसको बोलते हैं रिएजेंट, और इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं रिएक्टेंट। और फिर इससे बनता है प्रोडक्ट और साथ में बनते हैं बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट। तो देखिए ये जो रिएजेंट मेरे पास है, इस रिएजेंट में पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट होगा। पॉजिटिव पार्ट कौन होगा? पॉजिटिव पार्ट होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो हम लोग इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी, या मैं इसको बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन लविंग, और जो इलेक्ट्रॉन लविंग है उसको मैं ई और उसके ऊपर लिख देता हूँ पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, तो इसका मतलब इस पर किसकी कमी है? इस पर प्रोटॉन की कमी है। और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। इसका मतलब ये कैसा हो गया? न्यूक्लियस लविंग हो गया। और इसी न्यूक्लियस लविंग को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोफाइल। इसको बोल देते हैं न्यूक्लियोफाइल। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? NU और उसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, अब समझिए, ये जो मेरे पास हेलो एल्केन है, कार्बन एटम और हेलोजन एटम के बीच में क्या बना हुआ है? सिग्मा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। X का हेलोजन का है -I इफेक्ट और कार्बन का है +I इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए जो हेलो एल्केन है जनरली उनके केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होने वाला है उसको समझिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दिस न्यूक्लियोफाइल, भाई देखिए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो मैं इसके ऊपर ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? R और ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक, यहाँ से क्या निकल गया है? हेलोजन, और यहाँ क्या बचा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो मुझे यहाँ पर साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा E और X। ये जो मेरे पास मिला है दैट इज मेन प्रोडक्ट, और ये जो मिला है मुझको दैट इज साइड प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रोडक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, साइड प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप लोग कैसे समझेंगे जनरल वे में, कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि देखिए इस वाले कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज इस पर है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं जनरली, नेगेटिव ने नेगेटिव पर अटैक किया और उसकी जगह खुद लग गया, तो हमको क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज NSR रिएक्शन, सिंपल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए ये मैंने आप लोगों को जनरल रिएक्शन बताई है, जनरल वे में। ठीक है, लेकिन हालांकि हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसके पीछे बहुत सारे स्टेप हो सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, इसने अटैक किया तो क्या हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उसको स्टडी करने को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर हम किसी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म 11th क्लास में पढ़ी है। उस रिएक्शन मैकेनिज्म में आप लोगों ने कुछ मैकेनिज्म भी पढ़ी होंगी, जैसे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, वो मैकेनिज्म समझने के लिए जरूरी है कि हाउ डू ए रिएक्शन कंप्लीट, एक रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। हम लोग यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इवन बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे मैकेनिज्म भी पूछ ली जाती है। इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर करूंगा अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर उस स्टीरियोकेमिस्ट्री का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो 11th क्लास का पार्ट है, लेकिन मुझे एक बार यहाँ पर उसको पूरा रिवाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए मैं हेडिंग लगाता हूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसे समझ लीजिए। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो मेन कंडीशन होती है आइसोमर्स की, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो भी आपको सेम दिखाई देगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स आर डिफरेंट इन 3D स्पेस। अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स आर डिफरेंट इन 3D स्पेस। तो स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली 2 टाइप के हैं, आप लोगों को याद होगा अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा है। स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल, और एक बनते हैं कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमर। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर अगेन 2 टाइप के बन जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब मेरे लिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझाना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, क्योंकि देखिए मेरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने में आप लोगों को जरूरत पड़ेगी ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो मैं इसी टॉपिक को आपके सामने क्लियर करूंगा। तो आप समझिए इस चीज को। ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब है द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली सेंसिटिव। अब ऑप्टिकल सेंसिटिव का मतलब क्या है कि जब उनमें से वाइट लाइट, मतलब लाइट सनलाइट पास की जाए तो वो लाइट को या तो डिफ्लेक्ट कर दें या लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, मतलब लाइट जिस एंगल से आ रही है उस एंगल को वो डेविएट कर दें। तो समझिए इस पॉइंट को, ऑप्टिकल आइसोमर दैट मीन द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली सेंसिटिव। सिंपल सी बात ये है। अब देखें, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, पोलारीमीटर। देखिए मैं जंप नहीं कर रहा हूं, मैं चीज़ों को बहुत तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि पॉइंट वाइज पॉइंट सब चीज़ें क्लियर हों। और मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर किया है कि कोई भी पॉइंट एक यहाँ छोड़ेंगे तो 2 अगले पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। तो हम लोग बहुत ही सीक्वेंस में धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं पता करता हूं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, उसको बोलते हैं पोलारीमीटर। ठीक है, इसको पोलारीमीटर बोलते हैं। उस पोलारीमीटर का अरेंजमेंट क्या है उसको समझ लीजिए। देखो हम लोग यूज करते हैं व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब होता है सिंपल सनलाइट। जो सनलाइट, उसी को क्या बोल देते हैं, व्हाइट लाइट। क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई सनलाइट में बेसिकली जो विजिबल वाला जो पार्ट है, सनलाइट में तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें से हम लोग किसको देख पाते हैं, केवल विजिबल लाइट को। तो विजिबल लाइट में कितने कलर हैं, 7, और 7 कलर मिलकर क्या बनाते हैं, व्हाइट लाइट। या इसको मैं बोल देता हूं ऑर्डिनरी लाइट। क्या बोल देता हूं, ऑर्डिनरी लाइट। देखो सनलाइट, व्हाइट लाइट या ऑर्डिनरी लाइट। और इसमें 7 डिफरेंट कलर का मिक्सचर है, तो मैं इसको पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी बोल सकता हूं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। क्रोम का मतलब होता है कलर, पॉली का मतलब होता है मैनी, तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट भी मैं इसको बोल सकता हूं। और यहां पर जो लाइट है, जो अलग अलग कलर की लाइट है, वो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेशन शो कर रही है, क्योंकि हर किसी की वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट वेवलेंथ होगी। तो ये मेरे पास व्हाइट लाइट है, ठीक है। इस व्हाइट लाइट को पास करते हैं हम लोग एक स्पेशल टाइप के प्रिज्म से, एक स्पेशल टाइप के प्रिज्म से। उस प्रिज्म का अरेंजमेंट मैं कुछ ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म का नाम होता है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। और ये निकोल प्रिज्म बना होता है क्वार्ट्ज का, किसका, क्वार्ट्ज का, ठीक है। जब ये व्हाइट लाइट इस निकोल प्रिज्म में से पास होती है, तो ये निकोल प्रिज्म की एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इन वाइट लाइट में से, डिफरेंट कलर की लाइट में से केवल एक कलर की लाइट को पास होने देगी, बाकी सब कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब मैं यहाँ पर दोबारा से बताता हूँ, यहाँ पर हैं 7 डिफरेंट कलर्स, ये 7 डिफरेंट कलर इस प्रिज्म में से पास होंगे, बाकी के 6 को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, केवल एक कलर की लाइट को ये बाहर जाने देगी। अब जो लाइट मेरे को मिली है यहाँ पर, उस लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और शॉर्ट में मैं इसको बोलता हूँ PPL।
और इसमें केवल एक ही कलर होगा तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं सर, मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, अब इस मोनोक्रोमैटिक लाइट को या प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग एक सॉल्यूशन में से पास कराते हैं। मान लीजिए मुझे किसी कंपाउंड X का पता लगाना है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस कंपाउंड X का एक सॉल्यूशन बना दिया। ये मेरे पास कंपाउंड X का क्या है, ये सॉल्यूशन है, X सॉल्यूशन। ठीक है, जब इस X सॉल्यूशन में से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना आप, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास होती है तो अगर इस लाइट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम इस सॉल्यूशन में से पास करते हैं, किसके सॉल्यूशन में से, इस कंपाउंड X के सॉल्यूशन में से पास करते हैं, और इस लाइट के में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो दैट मीन दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब ऑप्टिकल सेंसिटिविटी शो नहीं कर रहा है, और जब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, सीधी सी बात, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, इन केस अगर इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैंने सॉल्यूशन में से पास किया है और ये डिफ्लेक्शन शो करता है, अब डिफ्लेक्शन शो करने के दो ऑप्शन हो सकते हैं। देखो ये तो है मेरे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये भी अगर सॉल्यूशन में पास होने के बाद ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर वो राइट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती, मान लीजिए ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, लाइकवाइज ऐसे, तो मतलब किस तरफ हुई है ये, क्लॉकवाइज। मान लीजिए ऐसे भी हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है ये कंपाउंड। अगर कंपाउंड X के सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करने पर इस लाइट के डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अगर कोई चेंज होता है तभी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और उसके दो केस हो सकते हैं, या तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नोटेशन 11th क्लास में पढ़े जाते हैं, वो बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पे जो काम चलेगा उतना बताऊंगा। तो देखिए, अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज मूव करा देता है तो इसको बोलते हैं डी आइसोमर। क्या बोलते हैं, डी आइसोमर। अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मूव करा देगा तो हम इसको बोलते हैं एल आइसोमर। ये पूरा जो सेटअप है ये एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, पोलारीमीटर। और तो मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड Y है, मुझे इसका पता लगाना है कि वेदर दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो D है या L है, तो वो सब हमको इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर पता चल जाएगा। चलिए, तो ये तो था एक्सपेरिमेंटल मेथड कि हम किसी कंपाउंड को बताएं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। वो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग पता लगाएंगे, एक्सपेरिमेंटली पता लगाएंगे। तो ये जो डी और एल नोटेशन होते हैं, ये डी और एल नोटेशन, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किए जाते हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा थ्योरेटिकली, कि हर बार हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल ये इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है। तो थ्योरेटिकली हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये मॉलिक्यूल या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। तो उसको पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए, और वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या थे वो समझिए, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में किरल कार्बन है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ये किरल कार्बन क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स, हम लोग थ्योरेटिकली कैसे पता लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थ्योरेटिकल determination of optical isomerism, थ्योरेटिकल। ये तो एक्सपेरिमेंटल हमने पता कर लिया, ठीक है। अब थ्योरेटिकल हम लोग कैसे पता करते हैं वो देखिए। हमारे पास एक टर्म आया है दैट इज किरल कार्बन। किरल कार्बन, ये सब 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो मैं आप लोगों को केवल एक रिकेपेचुलेट कर रहा हूँ, इसको आपको एक रिकैप दे रहा हूँ। डिटेल में ये बहुत है, जब 11th की प्लेलिस्ट में स्टार्ट करूँगा देन आई विल डिस्कस इट। तो किरल कार्बन को ही मैं बोलता हूँ एसिमेट्रिक कार्बन।
एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, तो ये किरल कार्बन क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इसका मतलब क्या है कि कार्बन से 4 ग्रुप्स जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन इज टेट्रावेलेंट। अगर किसी कार्बन से इफ ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड, if all 4 groups attached to carbon atom are different, then it is known as chiral carbon, या हम इसको क्या बोलेंगे, asymmetric carbon, asymmetric carbon। ठीक है, या इसी asymmetric carbon का एक और नाम होता है स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर, या तो किरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर। चलिए अब देखिए, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है CHO H, यहाँ OH और यहाँ पर CH2OH। ठीक है, दिस इज ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या है ये ग्लिसरैल्डिहाइड है। अब एक चीज देखिए आप लोग, क्या इस ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल में कोई किरल कार्बन है? और किरल कार्बन क्या है? द कार्बन एटम टू विच ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट। इस ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल में इस वाले कार्बन एटम को देखिए जरा, इस वाले कार्बन एटम से देखो, एक तरफ जुड़ा हुआ है CHO, एक तरफ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक तरफ है OH और एक तरफ है पूरा ये मिथाइल ग्रुप, मिथाइल अल्कोहल ग्रुप। तो ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट, तो ये वाला कार्बन एटम कैसा हो गया? किरल कार्बन हो गया। तो ये तो तय है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक किरल कार्बन एटम है, देन इट इज 100% श्योर दैट इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये D होगा या L होगा, इसके लिए या तो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड है। अब मैं थ्योरेटिकल कैसे पता करूंगा? थ्योरेटिकल मुझे ये तो पता चल गया कि इस कंपाउंड में चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसमें किरल कार्बन है, ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स तो बनाएगा। लेकिन अब ये ऑप्टिकल आइसोमर में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, इसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे तरीके बताए। मैं केवल एक तरीका डिस्कस करता हूं यहां पर। देखिए, साइंटिस्ट ने यह माना कि किरल कार्बन पर अगर OH, किरल कार्बन पर अगर OH राइट हैंड साइड पर है, तो हम लोग इसको बोल देंगे सिंपल D ग्लिसरैल्डिहाइड, D ग्लिसरैल्डिहाइड। समझ रहे हैं आप लोग? अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड पर हो, मान लीजिए मैं इस मॉलिक्यूल को यहां बनाता हूं, देखो CHO COH H और यहां पर CH2OH, तो यहां पे OH किस तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड पर, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? L ग्लिसरैल्डिहाइड। तो देखो, थ्योरेटिकली हमने ये पता कर लिया कि ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो वो तो पता चल गया किरल कार्बन से। अब ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा, इसको मैंने कैसे पता कर लिया? साइंटिस्ट ने बताया कि अगर OH राइट हैंड साइड पर है तो D नोटेशन दीजिए, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो L नोटेशन दीजिए। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करता हूं कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो D है वो स्मॉल d की तरह इसको क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, और जो L है वो स्मॉल l की तरह इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कैपिटल D एंड स्मॉल d, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कैपिटल L एंड स्मॉल l। ये जो मैंने आपको बताया है, ये रिलेटिव पोजीशन है किसकी? OH की। ये क्या है? ये रिलेटिव पोजीशन है। अगर OH, अगर किरल कार्बन पर OH राइट हैंड साइड पर है तो D, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो L। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहां पर एक बनता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स में जब रोटेशन की बात करते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे रोटेट करेगा, तो एक तो तरीका है एक्सपेरिमेंटल पता करें, दूसरा ये रिलेटिव है, एक और आता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं RS मेथड। आप लोगों ने अगर 11th में पढ़ा हो, R रेक्टस, S मीन्स सिनिस्टर, इस तरह से पढ़ते हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। अभी आपके लिए क्या जरूरी है जानना? पहला, स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, D क्या है, L क्या है, किरल कार्बन एटम क्या है, और किरल कार्बन एटम अगर प्रेजेंट है
तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ये जानना जरूरी था, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया है। अच्छा, एनसीईआरटी में कुछ एक दो क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आपको पता लगाना है कि ये मॉलिक्यूल किरल है कि मॉलिक्यूल किरल नहीं है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी में कुछ किरल कार्बन को आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन हैं, तो मैं एक बार आपको करा देता हूँ ताकि किरल कार्बन को आप लोग आइडेंटिफाई करना सीख जाए। देखिए, अच्छा, इस तरह का जो नोटेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं फ्लाइंग एंड वेज फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? 11th क्लास के टॉपिक हैं ये सारे। मुझको जितनी ज़रूरत पड़ रही है यहाँ अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाने के लिए, मैं केवल उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑप्टिकल रिटेंशन क्या है, एनेंशियोमर्स क्या है, डाइस्टीरियोमर्स क्या है, वो सब है, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं उसको, लेकिन अभी के लिए जितना ज़रूरी है मैं उतना ही आपको बता पाऊँगा। तो इसको बोलते हैं फ्लाइंग एंड वेज फॉर्मूला। देखो, एक चीज़ और बता दूँ आपको कि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मान लो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लिसरैल्डिहाइड, ये इसको बोलते हैं सिंपल फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये 2 डायमेंशनल फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये है 3 डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं फ्लाइंग एंड वेज फॉर्मूला। इस फ्लाइंग एंड वेज फॉर्मूला में देखो, ये जो आप लोगों को सिंपल लाइन के जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वो तो होते हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर। और जो आपको इस तरह से डार्क लाइन जो दिखाई दे रही है, ये जो डार्क लाइन है, ये होता है आउट ऑफ द प्लेन, या मैं बोल सकता हूं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये बाहर की ओर निकले हुए बॉन्ड होते हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, जैसे मैंने बॉन्ड बनाया है तो ये वाला जो बॉन्ड है वो मेरी तरफ बाहर ऐसे निकल रहा है, और ये जो मैंने जो डैश डैश लाइन से बनाए हैं, इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब देखिए, ये जो जहाँ हमने ये फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों में हमको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या कंपाउंड में किरल कार्बन है कि नहीं है। वही देखिए, देखो यहाँ पर एक कार्बन एटम है, ठीक है, आप लोग जानती हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे कार्बन एटम कंसीडर करते हैं अगर कुछ नहीं दिया गया है तो। यहाँ पे कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम से यहाँ क्या जुड़ रहा है? एक हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप। ऑल 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, डिफरेंट हैं, इसका मतलब इसमें किरल कार्बन है, और ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, ये पता चल गया मुझको। अब ये कंपाउंड क्लॉकवाइज मूव कराएगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा, ये आता है हमारे ऑप्टिकल नोटेशंस में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। एक तरीका तो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक तरीका है रिलेटिव, जिसमें हम लोग OH की पोजीशन से बताते हैं। तो यहाँ पर तो OH है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल फॉर्मूले में है। अगर ये फिशर प्रोजेक्शन में होता तो हम लोग बता देते कि D है कि L है। इस तरह के फॉर्मूले में जो कि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग यूज करते हैं R एंड S फॉर्म। R फॉर्म रेक्टस फॉर्म का मतलब है जो क्लॉकवाइज घुमाता है, और S फॉर्म का मतलब है जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। उसके कुछ रूल्स होते हैं। वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इन ग्रुप्स को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता ही देता हूं आपको। इन सब में जितने भी ग्रुप्स जुड़े हैं उनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी दीजिए। तो ब्रोमीन को सबसे ज़्यादा मिलेगी प्रायोरिटी, फिर OH को। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये बॉन्ड, ये जो रोटेशन है वो किस तरह से आ रहा है? वो आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसमें एक शर्त आती है, देखो ये है फर्स्ट प्रायोरिटी, ये है सेकंड प्रायोरिटी, ये है थर्ड प्रायोरिटी और ये है 4th प्रायोरिटी। इसमें शर्त क्या है कि जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मतलब ये जो 4th पोजीशन है वो हमेशा डैश वाले बॉन्ड पे प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। तो उसका एक रूल क्या कहता है कि अगर 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर नहीं है तो R फॉर्म को S बना दीजिए, S फॉर्म को R बना दीजिए। तो जैसे यहाँ पर ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आता है? S, लेकिन मैं यहाँ उसके लिए क्या लिखूंगा? R लिखूंगा। ये आपके अभी जरूरत का नहीं है, मैंने तो केवल एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिया है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो उसको छोड़ दीजिए। आप लोग केवल यहाँ ये पता करिए कि इस कंपाउंड में किरल कार्बन है कि नहीं है। देखो इस कंपाउंड में है, इन दोनों में अगर कंपेयर करूं तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। इस वाले कार्बन को देखो जरा, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ब्रोमीन और CH3। तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप कैसे हो गए? सेम हो गए। तो यहाँ पे किरल कार्बन नहीं होगा। अब इस सेकंड वाले पार्ट में देखो, इस वाले कार्बन एटम को कंसीडर करो। एक तरफ क्या जुड़ रहा है? CH3, एक तरफ OH, एक तरफ H।
और एक तरफ ये पूरा डिफरेंट ग्रुप जुड़ रहा है, ये पूरा डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी क्योंकि इसमें किरल कार्बन है। किरल कार्बन पे मैं ना एक ऐसे स्टार बना देता हूँ, ये किरल कार्बन है, यहाँ पर ये किरल कार्बन है। अब यहाँ देखो, इस वाले किरल कार्बन से एक ग्रुप ये जुड़ रहा है इथाइल और एक ग्रुप ये जुड़ रहा है इथाइल, तो दोनों ग्रुप क्या हो गए सेम। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी क्योंकि इसमें किरल कार्बन नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं होगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें, प्लेबैक करें, फिर दोबारा से प्ले करें, ठीक है। ये थोड़ा सा, क्योंकि 11th में आप लोग इसको बहुत पढ़कर नहीं आते हैं, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है। तो हमारे लिए जो ज़रूरत की चीज़ें थी एक बार दोबारा से बता देता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट 3 डायमेंशनली उनका जो अरेंजमेंट है ग्रुप्स का वो डिफरेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि वो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि वो लाइट के प्रति सेंसिटिव होने चाहिए। तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कराएं या एंटी क्लॉकवाइज। तो वो या तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलारीमीटर, और थ्योरेटिकली अगर हम लोग पता करेंगे तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए किरल कार्बन होना चाहिए। अगर किरल कार्बन है तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब वो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, उसके अलग से रूल होते हैं। आरएस मेथड में अलग हैं और डीएल मेथड में अलग हैं। वो अभी मेरे समझाने का टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग आएंगे, देखिए स्टूडेंट, सीधे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पर, क्योंकि मैकेनिज्म में हम लोगों को थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने ये सारा चीज़ आपको डिस्कस की है। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म की सिंपल डेफिनेशन होती है द स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि उस रिएक्शन में पीछे कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं, कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, किसने अटैक किया, इस तरह से हम लोग सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को ये मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले जो रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ताकि आप लोगों को ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आए। देखिए, हम लोग अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सीधे सीधे तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। आप लोग जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, वहाँ पर भी थोड़ी सी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी जाती है। हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते हैं, तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म की हेल्प से ही हम लोग निकाल पाते हैं। अब देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म में ऐसे देखिए, मेरे पास है रिएक्टेंट, ठीक है, और रिएक्टेंट में हम लोग जानते हैं 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है सबस्ट्रेट, ठीक है, और एक आता है रिएजेंट। रिएजेंट अटैकिंग पार्ट होता है और सबस्ट्रेट जिसके ऊपर अटैक किया जाता है। और अब क्या होगा, देखो रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, पुराने बॉन्ड तोड़ दिए जाते हैं, किसकी हेल्प से, रिएजेंट की हेल्प से। तो जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो हमारे पास जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे हमारे पास बनते हैं इंटरमीडिएट, हमारे पास बनते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। और इंटरमीडिएट कैसे बनते हैं, देखो जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई रिएक्टेंट था RX, मैं हेलो एल्केनी लेता हूँ, और यहाँ पर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो X अपने इलेक्ट्रॉन को तो लेगा ही, साथ में इस कार्बन के ग्रुप इलेक्ट्रॉन को भी ले लेगा। तो ये टूटने के बाद क्या बनेगा, R पॉजिटिव। तो ये जो R पॉजिटिव है दैट इज इंटरमीडिएट। ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि रिएक्टेंट किस में चेंज होते हैं, इंटरमीडिएट में, और फिर इंटरमीडिएट चेंज होते हैं प्रोडक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वाली लाइन को अच्छे से समझ लीजिए। रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। फिर इंटरमीडिएट किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में। इस इंटरमीडिएट पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग अभी इंटरमीडिएट क्लास में हैं, आप लोग स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ की इंटरमीडिएट स्टेट में हैं। अगर इंटरमीडिएट स्टेट में आप लोग स्टेबल रहेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे, तो आप लोगों की जो कॉलेज लाइफ है वो बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है।
तो ये जो इंटरमीडिएट है ये 3 प्रकार के होते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन। ये पूरा डिटेल में पढ़ाया जाता है 11th क्लास में। आपके लिए जितना जरूरी है केवल उतना मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तो ये जो इंटरमीडिएट है ये इंटरमीडिएट होना चाहिए स्टेबल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, देखो रिएक्टेंट, दोबारा से लिख देता हूँ, रिएक्टेंट चेंज इनटू इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट चेंज इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और प्रोडक्ट जल्दी भी बनेगा। प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा। जब प्रोडक्ट जल्दी बनेगा तो रिएक्टेंट कैसा होगा? रिएक्टिव होगा। रिएक्टेंट कैसा होगा? रिएक्टिव। दोबारा से समझिए, रिएक्टेंट चेंज इनटू इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट हम लोग अपने यहाँ पढ़ते हैं 3 प्रकार के। एक होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। एक होता है कार्बोकैटाइन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है कार्बेनाइन, एक होता है कार्बेनाइन। तो जो भी इंटरमीडिएट बना है हमारे पास, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बोकैटाइन हो, चाहे कार्बेनाइन हो, ये इंटरमीडिएट कैसा होना चाहिए? ये इंटरमीडिएट होना चाहिए स्टेबल, तभी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, पीछे लौट जाएगी। अगर हमको रिएक्शन अच्छे से आगे की ओर करानी है तो इंटरमीडिएट कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, इसका सीधा सा मतलब है कि रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा। अब आप लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाएंगे कि सर जो चीज़ स्टेबल होती है वो तो लेस रिएक्टिव होती है। हाँ बिल्कुल सही है, हम तो इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा। दोबारा से सुन लीजिए, इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा, और रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। ठीक है, इस वाली लाइन को बार बार रिवाइंड करके सुनना, आप लोगों को बहुत आगे काम आने वाली है। चलिए अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है, उसको और देख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, हम लोग इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं? तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, 1 अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। कोई भी इंटरमीडिएट हो, उस इंटरमीडिएट पे जो भी चार्ज आ रहा है वो कम होना चाहिए। वो इंटरमीडिएट कैसा, उसके इंटरमीडिएट के ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब समझ लीजिए एक एग्जांपल से, मान लो आपके पास एक इंटरमीडिएट है, ये है 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। एक है 2 डिग्री कार्बोकैटाइन और एक है सिंपल 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। ठीक है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। अब देखिए इंटरमीडिएट के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये कम होना चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, इसका मतलब क्या है उसको समझिए। इस वाले कार्बन एटम के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके पास किसकी कमी है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो रही होगी, तभी तो पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। इस कार्बोकैटाइन में कार्बन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे कम करना है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को कम कैसे किया जा सकता है? यहाँ इस कार्बन से जो 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उन 3 मिथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? पुशिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को पुश करना। तो इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 3 तरफ से कम हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 3 प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए केवल 2 प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए केवल 1 मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किस पर आ रहा है? 3 डिग्री पर। तो अगर मैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताऊं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा इंटरमीडिएट है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। मतलब इंटरमीडिएट के ऊपर जो भी चार्ज आ रहा है वो कम होना चाहिए। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंटरमीडिएट है कुछ ऐसे, CH3, CH3, CH3 और ये नेगेटिव, ऐसे ही CH3, CH3, H और नेगेटिव, और एक है CH3, CH,
H और ये नेगेटिव। अब मेरे पास जो इंटरमीडिएट बना है फॉर एग्जाम्पल वो बना है कार्बेनाइन। ये है 3 डिग्री कार्बेनाइन, ये है 2 डिग्री कार्बेनाइन और ये है 1 डिग्री कार्बेनाइन। इंटरमीडिएट के ऊपर जो भी चार्ज आ रहा है वो कम होना चाहिए, तभी इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इस वाले कार्बन से 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप और जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 तरफ से बढ़ रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 तरफ से बढ़ रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल एक तरफ से बढ़ रही है, केवल एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ी है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में। तो इस 1 डिग्री कार्ब एनाइन में, तो इस कार्ब एनाइन में नेगेटिव चार्ज सबसे कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर इसकी और सबसे कम स्टेबिलिटी किस वाले कार्बेनाइन की होगी? 3 डिग्री वाले की होगी। ठीक है, देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी जनरल रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई दी थी। जनरल रिएक्शन में जैसे मान लीजिए मेरे पास हेलोएल्केन है और इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन, यही तो बताया था मैंने आपको। तो और यहाँ बन जाता है मेरे पास मेन प्रोडक्ट, ये आर न्यूक्लियोफाइल, ये मेन प्रोडक्ट बन गया। अब एक्चुअली ये तो केवल एक ही स्टेप में करके दिखा दिया मैंने आपको, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी चल रही है वो हमको डिस्कस करना जरूरी है। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म को हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म के 2 टाइप हैं। पहला है, बहुत ध्यान से देखना है आपको, दैट इज SN1। SN1 की फुल फॉर्म है, देखिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फर्स्ट या 1, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं SN1। है क्या इसमें उसको समझिए। इस रिएक्शन में स्टेप 1 है, स्टेप 1 दैट इज ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, इसको समझिए आप, ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। मतलब यहाँ पर मैंने जो R और X लिया है, एक्चुअली में ये बॉन्ड ब्रेक होगा पहले। अभी हमने क्या किया है सिंपल कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस एंड टेक इट पोजीशन। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं इसको। तो स्टेप 1 आता है SN1 मैकेनिज्म में। देखिए 2 तरह की मैकेनिज्म है, SN1 और SN2। अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ केवल SN1, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे SN2। बहुत इंपॉर्टेंट है बाई मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो अब देखिए मान लीजिए मेरे पास जो हेलोएल्केन है, वो मैंने बना दिया ऐसे, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो हेलोएल्केन मैंने लिया है उसमें किरल कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि किरल कार्बन प्रेजेंट होगा तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो कार्बन एटम है इससे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है A, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है B, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है D और एक ग्रुप मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है हेलोजन। ठीक है, तो इस कार्बन एटम से चारों के चारों ग्रुप कैसे जुड़ रहे हैं? डिफरेंट जुड़ रहे हैं, A, B, D और यहाँ पर ये X। इसका मतलब इस कंपाउंड में किरल कार्बन है, तो किरल कार्बन है तो ये हेलोएल्केन कैसा होगा? दिस हेलोएल्केन इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। या तो D आइसोमर बना रहा होगा या L बना रहा होगा, वो मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, बस इतना जान लीजिए, क्योंकि इसमें किरल कार्बन प्रेजेंट है। मैं लिख देता हूँ किरल कार्बन। किरल कार्बन क्या है ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। चलिए अब क्या होने वाला है, देखो स्टेप 1 में ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है, हम लोग जानते हैं कि भाई हेलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर आ रहा होगा पार्शियल पॉजिटिव। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन को तो लेगा ही, साथ में कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी ले जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो इंटरमीडिएट बनने वाला है, अभी मैं बताऊंगा आपको, ये A, ये B, ये D और यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव, और ये X नेगेटिव अलग हट गया। ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किस में चेंज हुआ? इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में। जो अभी मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था वो यही था, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट किस में टूटा है? इंटरमीडिएट में। और इंटरमीडिएट कौन सा बना है सर? वो कार्बोकेटाइन बना है। अभी थोड़ा सा और समझिए, देखो
ये वाले कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। और sp3 की शेप आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। sp3 की शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। sp3 कार्बन की शेप है टेट्राहेड्रल, ध्यान से रखिए इसको। अब यहाँ पे जो मेरे पास कार्बोकैटायन बना है, जिस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, कार्बोकैटायन, और इंटरमीडिएट है, मैं लिख दिया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने वाला है। अच्छा देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दीजिए। तो देखिए, आप नोट्स पर विश्वास रखिए, आप लोगों का एक भी न्यूमेरिकल, एक भी क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं जाने वाला है। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मैं इतनी गारंटी से आपको कह रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से मिल जाने वाला है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन SN1 मैकेनिज्म, तो कौन सा बनता है सर, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब इसको मैं अलग से लिखवाऊँ तो आपको, आपके लिए एक तरह से मतलब वीडियो की लेंथ को बढ़ाना ही हो गया एक तरह से। आप लोग चाहें तो इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए बस। तो देखिए, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है, एक क्वेश्चन ये बन गया आपके पास। और इस कार्बोकैटायन का, अच्छा अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पता करूँ, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और sp2 का शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 की शेप क्या है सर, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर क्या है उसको समझिए, ऐसे समझिए कि इस तरह से, ये है ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ या ऐसे दिखा सकता हूँ। तो अभी यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे है, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर है, मैंने इसको दिखा दिया आपके सामने ऐसे, ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रल हेलोएल्केन था वो इंटरमीडिएट में टूट गया, इंटरमीडिएट कैसा बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अब स्टेप सेकंड क्या आता है, स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकंड स्टेप में कौन अटैक करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो, मेरे पास जो इंटरमीडिएट है वो ये रहा, A, B और ये D, ये रहा मेरे पास, और ये sp2 है, और इसकी शेप कैसी है सर, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, इसको समझिए। न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करने वाला है, ट्राइगोनल प्लेनर के ऊपर अटैक करने वाला है। चलिए, तो मैंने क्या किया, ये बना दिया आपके पास ये है ट्राइगोनल प्लेनर। अब जब इससे न्यूक्लियोफाइल जुड़ने आएगा तो न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन है, वो जो चौथा बॉन्ड बनाएगा वो टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर भी बना सकता है, ऐसे समझ लीजिए। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा वो टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर भी बॉन्ड बना सकता है, इस तरह से जुड़ सकता है, या अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर ऐसे भी बना सकता है। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, 50% ऑप्शन है कि भाई सामने से जुड़ जाए, और 50% ऑप्शन है कि वो पीछे से जुड़ जाए। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इंटरमीडिएट के ऊपर, उसके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब देखिए, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ, तो 50% चांस है कि ये जो कार्बोकैटायन है ट्राइगोनल प्लेनर A, B और ये D, इससे जो चौथा बॉन्ड जुड़ने वाला है, मे बी पॉसिबल कि ये चौथा बॉन्ड जुड़ जाए कुछ इस तरह से, मतलब टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर ये आके जुड़ जाए न्यूक्लियोफाइल। और 50% ही चांस हैं, 50% चांस हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ने वाला है A, B, D, और वो जुड़ जाए पीछे की ओर। देखो, पीछे वाले बॉन्ड को हम लोग दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, और टुवर्ड दी ऑब्जर्वर वाले बॉन्ड को दिखाते हैं हम लोग डार्क लाइन से। तो यहाँ पे ये जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। तो अब एक चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ पर जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया, ये वाला कार्बन कैसा है सर, किरल कार्बन, ये भी कैसा है, किरल कार्बन। तो जब ये सामने से जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये D आइसोमर है, तो जो पीछे से जुड़ रहा होगा तो क्या होगा, L आइसोमर। अगर सामने से जुड़ने पर ये L है तो पीछे से जुड़ने पर क्या होगा, D होगा। ये D आइसोमर है, D आइसोमर। मान लीजिए
ये कैसा है, एल आइसोमर है। तो देखो 50% डी आइसोमर है और 50% एल आइसोमर है। अब बात को ध्यान से समझिए आप लोग, ये जो आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं ये रिएक्शन मिक्सचर में ही मिल रहे हैं। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब थी, आपने उस टेस्ट ट्यूब में हेलो एल्केन लिया और जिस रिएजेंट की आप लोग रिएक्शन करा रहे थे वो थी, वो रिएक्टेंट टूटा इंटरमीडिएट में और इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, प्रोडक्ट बन गया। तो उसी रिएक्शन मिक्सचर में दोनों तरह के प्रोडक्ट हैं आपके पास। आपके पास 50% प्रोडक्ट है जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है और उसी रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास प्रोडक्ट है जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो आधा सॉल्यूशन डी आइसोमर, आधा सॉल्यूशन एल आइसोमर। तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल जो रिएक्शन मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक 1 मार्कर क्वेश्चन है ये कि व्हाट डू यू मीन बाय रेसेमिक मिक्सचर। अब देखिए ये मेरे पास ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट है, मुझको मिल गया इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का और मेरे पास ये बन गया प्रोडक्ट जो कि कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा यहाँ पे डी आइसोमर एल आइसोमर तभी बनेंगे जब रिएक्टेंट कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मान लो कि इसमें किरल कार्बन ही नहीं है तो ना तो मैं यहाँ पर किसी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करूँगा, क्योंकि जब रिएक्टेंट में ही नहीं है तो प्रोडक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए ये रिएक्शन है 2 स्टेप और पहला स्टेप है स्लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको कि रिएक्शन मैकेनिज्म में ये जो पहला वाला स्टेप है वो कैसा है, स्लो स्टेप है। और जब हम लोग किसी रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं तो स्लो स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और शॉर्ट में इसको लिख देते हैं RDS। आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा ही होगा। तो अगर मैं यहाँ पर रेट लॉ लिखता हूँ तो रेट लॉ हम लोग लिखते हैं हमेशा स्लो स्टेप रिएक्शन के लिए, तो ये आ जाएगा R = K और आपके पास रिएक्टेंट साइड में क्या आ रहा है, केवल आ रहा है सबस्ट्रेट। आपके पास केवल क्या आ रहा है, सबस्ट्रेट, मतलब हेलो एल्केन और इसकी पावर 1। इसीलिए इसको बोलते हैं SN1 क्योंकि इस रिएक्शन का सब्सटीट्यूशन रिएक्शन 1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है। और स्लो स्टेप को कंसीडर करते हैं ऑर्डर पता करने के लिए और स्लो स्टेप को ही यूज करते हैं मॉलिक्यूलरिटी पता करने के लिए। तो आप लोग बताइए मुझे स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल। तो इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसकी, आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं अभी नोट में आपको लिखवा दूंगा स्पेशली, ठीक है। तो ये आपके पास रेट लॉ आ गया। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कुछ यहाँ पर इंटरमीडिएट की, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात होगी इंटरमीडिएट की। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इंटरमीडिएट बना कौन सा है, इंटरमीडिएट बना है सर कार्बोकैटायन का, ठीक है। और जो भी इंटरमीडिएट बना हो, जैसा भी चार्ज आ रहा हो वो चार्ज कम होना चाहिए तभी वो इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो मेरे पास इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 3 डिग्री इंटरमीडिएट बनाता हूँ, 3 डिग्री यहाँ पे। अच्छा ऐसा कर लेते हैं मिथाइल की जगह मैं R कर देता हूँ, R R1 R2 R3 और यहाँ पर कार्बोकैटायन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ R1 R2 और यहाँ पर H और यहाँ पर पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ R1 ये C H और यहाँ पर H और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था इंटरमीडिएट का उसको याद करिए। इंटरमीडिएट पर जो भी चार्ज हो वो कम होना चाहिए। इंटरमीडिएट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी कम होना चाहिए, इंटरमीडिएट पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी कम होना चाहिए। यहाँ इंटरमीडिएट पे कैसा चार्ज है सर, पॉजिटिव, तो ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब इन इंटरमीडिएट में पॉजिटिव चार्ज सबसे कम जिस पर आ रहा होगा वही इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं, एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 ग्रुप। तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है 3 तरफ से,
यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है दो तरफ से, यहां पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है केवल एक तरफ से। तो किस इंटरमीडिएट पर, किस डिग्री के इंटरमीडिएट पर सबसे कम पॉजिटिव चार्ज आएगा? डेफिनेटली 3 डिग्री वाले पर। तो अगर मैं यहां स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। मैंने ये स्टेबिलिटी की बात करी है। अब मैं आता हूं रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन पर। रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन, हम लोग हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए, ये है मेरे पास हेलो एल्केन इंटरमीडिएट और ये है प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट कैसा होगा? रिएक्टिव होगा। तो मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूं कि जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल है उसका रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा। दोबारा से सुनिए, इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा। तो आप लोग मुझे बताइए कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। अच्छा, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन कब बना होगा? जब ये 3 डिग्री हेलो एल्केन होगी। तो 3 डिग्री हेलो एल्केन से क्या बना है? 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। 2 डिग्री हेलो एल्केन से 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। 1 डिग्री हेलो एल्केन से 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। इन तीनों कार्बोकैटाइन में विच कार्बोकैटाइन इज द मोस्ट स्टेबल? 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। इसका मतलब 3 डिग्री हेलो एल्केन इज द मोस्ट रिएक्टिव हेलो एल्केन। तो यहां पर 3 डिग्री हेलो एल्केन इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री और सबसे लास्ट में 1 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। अब देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि राइट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टीरियोकेमिस्ट्री मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टीरियो, स्पेलिंग देख लेना, ई है या आई है, जो भी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहला पॉइंट लिखता हूं मैं, फर्स्ट पॉइंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 में, इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटाइन, ठीक है। इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटाइन। और कैसा है कार्बोकैटाइन? ट्राइगोनल प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसका। पॉइंट नंबर 2, ठीक। द प्रोडक्ट इज रेसेमिक मिक्सचर। अब इस रेसेमिक मिक्सचर को समझिए। द प्रोडक्ट इज रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर क्या है? द मिक्सचर विच कंटेन्स इक्विमोलर अमाउंट ऑफ डी आइसोमर एंड इक्विमोलर अमाउंट ऑफ एल आइसोमर। ये मैं दोबारा से बताता हूं, रेसेमिक मिक्सचर क्या है? द मिक्सचर विच कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ डी आइसोमर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एल आइसोमर। ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी इस तरह से। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो रेसेमिक मिक्सचर कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हुए? देखो, जैसे ये सॉल्यूशन है मेरे पास, तो आधा सॉल्यूशन तो लाइट को घुमा रहा होगा ऐसे और आधा सॉल्यूशन घुमा रहा होगा ऐसे। तो दोनों के रोटेशन ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कैंसिलेशन। एक्सटर्नल कैंसिलेशन। तो रेसेमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कैंसिलेशन, ठीक है। तो ये था डियर स्टूडेंट पूरा SN1 मैकेनिज्म और उसकी ये स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर हेलो एल्केन ऑप्टिकली एक्टिव है तभी रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। अगर हेलो एल्केन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मतलब उसमें कैरल कार्बन नहीं है, तो कोई रेसेमिक मिक्सचर वगैरह यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट और रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ कि SN2 मैकेनिज्म को हम लोग कैसे समझते हैं, फिर हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं SN2 मैकेनिज्म। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन की
और उसकी दो मैकेनिज्म है, SN1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं SN2। अब देखिए SN2 का मतलब है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, ठीक है, और ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। जैसे SN1 में पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों स्टेप साइमल्टेनियसली चलने वाले हैं। देखिए हमारे पास है, मान लीजिए कोई हेलो एल्केन और इस हेलो एल्केन में किरल कार्बन प्रेजेंट है, ऐसे मान लीजिए ये A ग्रुप, ये B ग्रुप, ये D ग्रुप, दिस कार्बन एटम इज किरल कार्बन। अच्छा, अगर किरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये कंडीशन है हमारे साथ, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो शेप कैसी होगी सर, टेट्राहेड्रल। चलिए दिस इज टेट्राहेड्रल। और अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए कि यहाँ इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। हमने SN1 में ये देखा था न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में अटैक कर रहा है, लेकिन यहाँ SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन अभी कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। ध्यान देने वाली बात है ये। तो यहाँ पर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड अभी ब्रेक नहीं हुआ है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए तैयार है। ये बॉन्ड बस अभी टूटना स्टार्ट ही हुआ है, कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है, और न्यूक्लियोफाइल पहुंच गया इसके ऊपर अटैक करने के लिए। हम लोग जानते हैं हेलोजन के ऊपर आता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव के बीच में क्या होगा सर, रिपल्शन होगा, क्योंकि ये बॉन्ड अभी ब्रेक नहीं हुआ है, हेलोजन यहीं पर प्रेजेंट है अभी। तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इसके पास जाएगा तो इसको क्या फील होगा, रिपल्शन फील होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा इस कार्बन के बैकवर्ड पोजीशन पर। तो देखिए कुछ ये कंडीशन होने वाली है, ये कार्बन एटम अभी मेरे से यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन, और हेलोजन का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ है, कंप्लीटली टूटा नहीं है। ऐसे ही पीछे से आके कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड अभी कंप्लीटली जुड़ा नहीं है, जुड़ना स्टार्ट हुआ है। देखो ये बॉन्ड टूटा नहीं है, ये बॉन्ड बना नहीं है, तो टूटने के और बनने के बीच की जो स्टेट होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन स्टेट। तो SN2 मैकेनिज्म में कौन इंटरमीडिएट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटाइन। चलिए अब बाकी के ग्रुप ऐसे जुड़ जाएंगे, A, दिस इज B एंड दिस इज D। हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। एट द सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट अटैकिंग ऑन दिस हेलोजन एटम। इस हेलो एल्केन के ऊपर अटैक करना उसने शुरू कर दिया। तो यहां पर ये बॉन्ड टूटा नहीं है, ये बॉन्ड बना नहीं है, तो ये स्टेट बन गई ट्रांजिशन स्टेट। और देखिए फिर यही ट्रांजिशन स्टेट आगे चल के ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो ये न्यूक्लियोफाइल, इसके साथ बॉन्ड बन गया, यहाँ पर A, ये D और ये B। ठीक है, अब समझिए इसको, ये सिंगल स्टेप है, यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यही स्लो है, यही फास्ट है, सब कुछ यही है, क्योंकि एक ही स्टेप में ये सारे काम हुए हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस रिएक्शन के लिए मैं अगर रेट लॉ निकालूं तो R इज इक्वल टू K सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, दोनों एक ही स्टेप में है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, तो ये बन गया बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ध्यान देने वाली बात है, केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग ये पढ़कर आते हैं कि जो स्लो स्टेप होता है उसी को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही स्टेप है, वही स्लो है, वही फास्ट है, तो हमको वही कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखिए इंटरमीडिएट के बारे में, इंटरमीडिएट है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, अच्छा इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई है, देखो 1 2 3 4 5 पेंटावैलेंट हो गया ये। तो इस ट्रांजिशन स्टेट का नाम क्या दे दूंगा मैं, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। कार्बन की वैलेंसी नॉर्मली कितनी होती है, 4, लेकिन यहां पर कितनी है, 5। तो कार्बन के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, कार्बन के ऊपर लोड ज़्यादा है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इसके बर्डन पे है, ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। आप लोग बताइए, अगर आपके ऊपर मान के चलिए 20 kg का वेट रख दिया, एक स्टूडेंट के ऊपर 10 kg का वेट रख दिया और एक स्टूडेंट के ऊपर 1 kg का वेट रख दिया, तो कौन सा स्टूडेंट सबसे लेस कंफर्टेबल फील करेगा, लेस कंफर्टेबल फील करेगा जिसके ऊपर वेट ज़्यादा होगा, जिसके ऊपर लोड ज़्यादा होगा, तो वही लेस स्टेबल होगा।
ठीक है। तो जिस स्टूडेंट के ऊपर कम लोड है वो मोर कंफर्टेबल होगा और वो मोर स्टेबल भी होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट जो इंटरमीडिएट है, इस ट्रांजिशन स्टेट पर जितना कम लोड होगा वो ट्रांजिशन स्टेट उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। अब एक चीज़ देखिए, इस ट्रांजिशन स्टेट में हेलो एल्केन तो होना ही होना है, न्यूक्लियोफाइल तो होना ही है। ये जो ग्रुप्स मैंने जोड़े हैं ए, बी और ये डी, अगर ये ग्रुप हल्के हल्के हो जाएं तो इसके ऊपर लोड भी कम हो जाएगा। अब ऐसे समझिए, आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट है कुछ ऐसे, मैं सीधे ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूं। देखिए यहां पर ट्रांजिशन स्टेट है, एक आर है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक। इसको मैं बोल दूंगा क्या, 1 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट। दूसरी ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं और 1 हाइड्रोजन एटम है, ये 2 डिग्री, ठीक। ऐसे ही तीसरी बनाता हूं मैं, ये आर आर, यहां पर एक्स ट्रांजिशन, न्यूक्लियोफाइल ट्रांजिशन, ये 3 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट है। तो आप मुझे बताइए कि इस ट्रांजिशन स्टेट में लोड कम आ रहा है, डेफिनेटली 1 डिग्री वाले में। इसमें लोड क्या है, मैं सीधे लिख देता हूं, लोड कम है। लोड कम है तो कंफर्ट किस में ज़्यादा होगा, कंफर्ट इसमें ज़्यादा होगा। जिसमें कंफर्ट ज़्यादा होगा उसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब 1 डिग्री ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब मैं यहां पर अगर बात करूं रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन की अगर बात करूं तो देखो, ये मेरे पास रिएक्टेंट, ये मेरे पास इंटरमीडिएट, ये मेरे पास प्रोडक्ट। तो जो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसका रिएक्टेंट उतना ही रिएक्टिव होगा। तो इंटरमीडिएट कौन सा स्टेबल है, 1 डिग्री वाला। तो 1 डिग्री वाली हेलो एल्केन मोस्ट रिएक्टिव होगी। तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर लिखूँ तो 1 डिग्री हेलो एल्केन मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो आप लोग एक चीज़ चेक कर रहे होंगे, SN1 मैकेनिज्म में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, SN2 में 1 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री और सबसे लेस रिएक्टिव 3 डिग्री। ये कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है SN1 और SN2 का। अब चलिए, अब मैं आता हूँ यहाँ, ये जो प्रोडक्ट बना है मेरे पास उसको ज़रा देख लीजिए। देखो मान लीजिए ये जो किरल कार्बन एटम है यहाँ, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, मान लो ये डी आइसोमर है। क्या है ये, डी आइसोमर। और यहाँ पर हेलोजन एटम किस तरफ प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है, ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हुआ है वो हेलोजन की जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन पर अटैच हुआ है, मतलब कहाँ पर, राइट हैंड साइड पर। तो मान लो अगर ये डी आइसोमर था तो ये क्या हो गया, एल। अगर ये एल आइसोमर था तो ये क्या हो गया, डी आइसोमर। तो बेसिकली हुआ क्या है, रिएक्टेंट का जो भी ऑप्टिकल आइसोमर नोटेशन था उसका जस्ट अपोजिट हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो इस तरह के इन्वर्जन को बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। ये 1 मार्क में डेफिनेशन पूछी जाएगी, व्हाट डू यू मीन बाय वाल्डन इन्वर्जन। तो SN2 मैकेनिज्म में इफ हेलो एल्केन इज ऑप्टिकली एक्टिव देन द प्रोडक्ट विल हैव ऑप्टिकल नोटेशन अपोजिट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट का D है तो इसका L, अगर रिएक्टेंट का L है तो प्रोडक्ट का D होगा। दिस इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। जबकि SN1 में प्रोडक्ट क्या बन रहा था, रेसेमिक मिक्सचर बन रहा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 की बात करूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2, तो नंबर 1 देखो, इंटरमीडिएट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। चलिए दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट इज फॉर्म थ्रू वाल्डन इन्वर्जन। अच्छा, ये सब ऑप्टिकल एक्टिविटी तब तक है जब तक रिएक्टेंट ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो ये सारे तामझाम वाल्डन इन्वर्जन और रेसेमिक मिक्सचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो SN1 और SN2 आपको समझ में आया। अब कौन से रिएक्टेंट SN1 शो करेंगे, कौन से रिएक्टेंट SN2 शो करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, अगर हेलो एल्केन 3 डिग्री है तो वो हर कंडीशन में SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। अगर हेलो एल्केन 1 डिग्री है तो वो हर कंडीशन में SN2 शो करेगा। बात आई अब 2 डिग्री हेलो एल्केन की, तो 2 डिग्री हेलो एल्केन SN1 भी शो कर सकता है और SN2 भी शो कर सकता है। अब वो कौन सी कंडीशन होंगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे।
अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के, वो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग SN1 और SN2 मैकेनिज्म, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि विच एल्किल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री हेलो एल्केन मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री और सबसे लीस्ट रिएक्टिव है 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। यहाँ पे ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम से डायरेक्टली देखिए ये 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं और एक जुड़ रहा है हेलोजन। तो ये जो कार्बन एटम है दिस इज 3 डिग्री हेलो एल्केन, है ना। यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है दैट इज एक एल्काइल ग्रुप इधर है, एक एल्काइल ग्रुप इधर है, तो दैट इज 2 डिग्री। हम लोग जानते हैं SN2 मैकेनिज्म के लिए 2 डिग्री हेलो एल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2 देन 3 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट में ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री, तो 1 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN2। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में देखिए इस वाले हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा। अल्फा कार्बन से कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो या तो हम इसको बोल देते हैं 0 डिग्री हेलो एल्केन या हम इसको बोल देते हैं सुपर 1 डिग्री हेलो एल्केन। ऐसे ही यहाँ पर भी 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री है, मतलब डिग्री क्या है दोनों की सेम है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो मेन कंट्रोलिंग फैक्टर है वो होगा कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ। आप लोग जानते हैं आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा है, तो डेफिनेटली कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो जो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा उसमें SN1 और SN2 दोनों ही ज़्यादा शो होंगी। मान लीजिए मुझसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड में SN1 में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मिथाइल आयोडाइड, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक जल्दी होगा, क्योंकि डिग्री तो दोनों की सेम है। पूछ लिया जाए SN2 कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो भी मिथाइल आयोडाइड। अगर डिग्री सेम है हेलो एल्केन की तो हम लोग बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं SN1 और SN2 को। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। चलिए, तो ये था SN2 का। अगर मान लो मुझसे पूछ लेते कि इन दोनों में SN1 के लिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो जो 3 डिग्री है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो 2 डिग्री है वो लेस रिएक्टिव होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो SN1 और SN2 का ऑर्डर आप लोगों से पूछने को आता है। चलिए, अब मैं एक बार क्या करता हूँ SN1 और SN2 को थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग जल्दी से उसको रिवाइज कर सकें। देखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं SN1, यहाँ लिखता हूँ SN2। ये है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फर्स्ट, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सेकेंड। ये है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये है बाईमोलिकुलर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। ये होती है 2 स्टेप में कंप्लीट, ये होती है 1 स्टेप में कंप्लीट। इसका फर्स्ट स्टेप है ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड और दूसरा स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें एक ही स्टेप है ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर जो हेलो एल्केन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, कब होगा, जब किरल कार्बन प्रेजेंट होगा। सेम चीज यहाँ पर। तो यहाँ पर हेलो एल्केन जब टूटेगा तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन, यहाँ इंटरमीडिएट बनता है ट्रांजिशन स्टेट। कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट से बनेगा प्रोडक्ट, ट्रांजिशन स्टेट से बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो रैसमिक मिक्सचर है अगर हेलो एल्केन ऑप्टिकली एक्टिव है तो। यहाँ पर वाल्डन इन्वर्जन के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा अगर हेलो एल्केन ऑप्टिकली एक्टिव है तो। रैसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कैंसिलेशन। रैसमिक मिक्सचर डिफाइंड एज द मिक्सचर विच कंटेन्स इक्विमोलर अमाउंट ऑफ डी आइसोमर एंड एल आइसोमर। ठीक है, तो ये था पूरा लेखा जोखा जो आज हमने इस वीडियो क्लास में डिस्कस किया है। तो देखिए स्टूडेंट, ये था केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने केवल अभी मैकेनिज्म डिस्कस की है। आप लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म, फिर उसके एग्जाम्पल, फिर पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और फिर उसके बाद पढ़ने वाले हैं आप लोग हेलोरीन्स। अब इसी में हम लोग ट्राई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड भी पढ़ेंगे। तो कुल मिला के आपकी एनसीईआरटी का एक एक सिंगल टॉपिक अब मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ से। अगर आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो ये 100% गारंटी है कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं अगर आप लोगों ने वीडियो के साथ समय दिया तो।
ठीक है। और आप लोग जो वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझको ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपका अगर कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली बेझिझक आप मेरे को फीडबैक दीजिए, उस फीडबैक पे मैं वर्क करूँगा, ठीक है। इनके जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझको फीडबैक दिया कि सर क्वेश्चन भी इसमें करा दीजिए, तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस किए हैं। तो सामने से जब मेरे को फीडबैक मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव इट, ठीक है। नोट्स बनाइए, पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का सदुपयोग करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच जो आपको लगता है पढ़ने में ठीक है और उसकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। थैंक यू।